प्यारे दोस्तों, हम लोग बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो आयोजित कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हूं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के इस करंट अफेयर्स के साथ। हम लोग बात करने जा रहे हैं इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आज भारत ओमान संबंध की। जैसा कि अगर बीपीएससी के प्रश्न पत्रों के स्थितियों को आप समझिए तो आप देखेंगे कि द्विपक्षीय संबंध जो है वह इन दोनों संबंधों में या परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। बीपीएससी लगातार जो है वो ऐसे प्रश्न पूछती रही है जो बाइलेटरल रिलेशन पर आधारित होता है, और उसी क्रम में आज हम लोग भारत ओमान द्विपक्षीय संबंध की बात करने जा रहे हैं। ओमान की स्थिति को यदि देखेंगे आप तो ओमान एक खाड़ी देश है, और अगर खाड़ी देशों में बात करें आप तो ओमान पहला ऐसा खाड़ी देश है जिसने भारत के साथ औपचारिक रक्षा संबंध को स्थापित किया है ना। ये पहला ऐसा खाड़ी देश है जिसने भारत के साथ औपचारिक रक्षा संबंध स्थापित किया। 2006 में ये एक सैन्य समझौता पर हस्ताक्षर हुआ और तब से लगातार भारत और ओमान के बीच जो रक्षा संबंध है वो मजबूत होते जा रहे हैं। 2006 से ही जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए उसी के तहत सैन्य अभ्यास जो है वो भी होता रहा है वह इन दोनों देशों के बीच में, और दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त सैन्य सहयोग समिति का भी गठन किया गया है, जो भारत और ओमान के बीच के जुड़ाव का एक सर्वोच्च मंच है। तो उसी क्रम में जब हम ये बात करते हैं इसके रक्षा समझौतों का और सैन्य अभ्यास का, तो तीन महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। एक है अल नगाह। अल नगाह जो है वो इसका सैन्य अभ्यास जो स्थल सेना का अभ्यास है। वायु सेना का अभ्यास जो है वो ईस्टर्न ब्रिज है, और नौसेना का जो अभ्यास है उसे नसीम अल ब्रह कहते हैं, है ना। तो ये तीन प्रकार के तीनों सेनाओं का अपना सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता रहा है। तो न केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी दोनों एक दूसरे के शीर्ष भागीदार हैं। भारत ओमान का जो आयातक देश है, यानी ओमान के लिए जो आयातक देश हैं, ओमान जिन जिन देशों से आयात करता है भारत उस क्रम में तीसरा पोजीशन रखता है। यानी तीसरा ऐसा भारत का स्थान है जिस देश से ओमान निर्यात करता है। पहला यूएसए है, दूसरा चीन है और तीसरा भारत है। ये बहुत बड़ी बात है दोनों देशों के संबंधों को लेकर। तो उसी क्रम में एक यह भी संबंध की भी हम बात करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स वाली एक दो बातें हैं ये आप समझ लीजिए कि ओमान के सुल्तान हैं, ये नाम याद रखना चाहिए, सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की राजकीय यात्रा पर आए, और 10 प्रमुख क्षेत्रों में उन लोगों ने आपस में समझौते किए हैं, भारत के प्रधानमंत्री और ओमान के सुल्तान। 300 मिलियन, ये याद रखिएगा जरूर, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ओमान भारत निवेश कोष की तीसरी किस्त की घोषणा की गई इन दोनों के बीच आपसी समझौते के बाद। दोनों देशों ने ओमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की हिंदी पीठ की स्थापना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है ना।
यह भी महत्वपूर्ण बात है। यानी इससे भारत और ओमान के बीच का जो सांस्कृतिक संबंध है उसको मजबूत होने में बल मिलेगा। ओमान 2022 से भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जिसको आप यूपीआई कहते हो, और रुपे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहा है। यूपीआई के संबंध में यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस और रुपे क्रेडिट और डेबिट कार्ड को विश्व के कई देशों ने स्वीकार किया है। उसी क्रम में ओमान ने भी इस 2022 से इन चीज़ों को स्वीकार किया है, इसलिए ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, भारत ब्राज़ील संबंध। ब्राज़ील और भारत के साथ का संबंध भी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। भारत और ब्राज़ील के बीच का ये जो संबंध हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बेसिकली 2+2 के वार्ता से संबंधित है। एक बात तो जान लीजिए आप कि ये 2+2 के वार्ता का जो इतिहास है ये शुरू हुआ था भारत और अमेरिका से, है ना। भारत और अमेरिका से शुरू हुआ था और अब इसके अलावे और भी कई देशों का, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि भारत अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, ब्रिटेन के साथ और रूस के साथ 2+2 बैठक जो है वो आयोजित कर रहा है ना। तो न केवल अमेरिका के साथ बल्कि अन्य देशों के साथ भी हम 2+2 का बैठक आयोजित कर रहे हैं। उसी क्रम में ब्राज़ील के साथ भी हम ये 2+2 का बैठक आयोजित करते हैं। ये 2+2 क्या है ये जान लीजिए। 2+2 यानी 2 उधर से और 2 हमारे तरफ से। तो ये 2 का मतलब क्या हुआ? तो 2 का मतलब देखो, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री 2 हो गए, और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री, ब्राजील के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इसकी बैठक आयोजित की गई। इसी को कहते हैं भारत ब्राजील 2+2 वार्ता। बेसिकली इसमें ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद निरोध में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा किया गया। एक बात ध्यान रखिएगा, 2+2 का जिन देशों के साथ वार्ता होता है उसका मुख्य बिंदु भी यही है, उसका मुख्य बिंदु भी यही है। अधिकतर जिन देशों के साथ 2+2 होता है वह यह मुद्दे केंद्र में रहते हैं। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 2 देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक है। ये पहले इसकी चर्चा हो चुकी है। आगे बढ़िए, भारत नेपाल संबंध। भारत और नेपाल के बीच का संबंध भी ऐतिहासिक समयों से चलता रहा है। ये कोई नया संबंध नहीं है। बहुत लंबे, पुराने और ऐतिहासिक समय से भारत और नेपाल के बीच जो है वो संबंध मौजूद रहा है। अभी थोड़ा सा करवाहट आ गया है भारत और नेपाल के बीच संबंधों को लेकर। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के काला पानी के पास गुंजी एक जगह है उसका दौरा किया जो नेपाल को नागवार गुजरा। नेपाल कुछ क्षेत्र, जैसे देखो यहाँ काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को पर वो अपना दावा करता है, लेकिन ये तीनों क्षेत्र जो है वो अभी भारत के कब्जे में है, भारत के नियंत्रण में है और नेपाल इसका दावा करता है। स्वाभाविक बात है, जब वहां भारत के प्रधानमंत्री जाएंगे तो उसको नागवार गुजरा है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझ लेना चाहिए कि भारत और नेपाल दोनों एक दूसरे के स्वाभाविक मित्र हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों के बीच का जो संबंध है वह मुख्यतः आर्थिक संबंध है। और नेपाल कई वस्तुओं का भारत से नेपाल के तरफ वस्तुएं निर्यात होती हैं और कई वस्तुओं का नेपाल भारत को निर्यात करता है। इसका कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसी वस्तुएं जो भारत से नेपाल जाती हैं, तो अगर ऐसे वस्तुओं का उदाहरण आप लीजिए तो पेट्रोलियम उत्पाद आएगा, मोटर वाहन, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, कल पुर्जे, है ना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। सीमेंट, धागे, ये सब भारत निर्यात करता है नेपाल को। नेपाल क्या भेजता है भारत को? तो नेपाल से जो भारत में वस्तुएं आती हैं उसमें पॉलिएस्टर का धागा, जूट का सामान, जड़ाई का सीट, पैकेट जूस, इलायची,
पाइप, जूते, सैंडल, पत्थर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेपाल से इधर आती हैं। तो ये सब भारत और उसके बीच का एक रणनीतिक संबंध भी है। एक और महत्वपूर्ण बात जो ये बात दर्शाएगा कि भारत और नेपाल के बीच के संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं। नेपाल में जितना विदेशी निवेश आया है उस कुल विदेशी निवेश का 38.3% हिस्सा भारतीय उपक्रम से है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि मतलब 1/3 से भी अधिक हिस्सा उसके कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारत के तरफ से गया है। ये इस बात के संकेतक हैं कि दोनों के बीच के संबंध जो हैं वो काफ़ी ऐतिहासिक हैं, मजबूत हैं, और बीच बीच में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नेपाल सरकार ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया। टिकटॉक के बारे में आपको पता होगा, टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म था जिस पर लोग वीडियो वगैरह अपना अपलोड करते थे। नेपाल सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत ने तो उस पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है, और सामाजिक सद्भाव, सद्भावना, अभद्र सामग्री के प्रवाह को बाधित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग को विनियमित करने के लिए सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। भारत ने भी इसीलिए इस पर बैन लगा दिया था, और चूंकि यह टिकटॉक का जो संबंध है वो चीन से है, तो भारत ने बायकॉट चाइना का जब आंदोलन चलाया तो उसमें उसने टिकटॉक को बैन किया। साथ ही साथ एक और भी कारण था कि टिकटॉक के कारण जो यहाँ लिखा है, देखो आप, सामाजिक सद्भाव का, अभद्रता का, इसका प्रसार बढ़ता जा रहा था। तो ये भी कारण था इसको रोक देने का। भारत ने भी इसी कारण रोका और नेपाल ने भी इसी कारण रोका। नेपाल में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जो हैं वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति के बाद लगातार उथल पुथल का दौर रहा है। वहाँ एक स्थिर सरकार की कमी पाई गई है, और उन्होंने जब ये जो खड़ग प्रसाद शर्मा ओली हैं, इन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड का जगह लिया है। ये पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं वो वहाँ के प्रमुख माओवादी नेता थे, और उन्हीं के स्थान पे ये प्रधानमंत्री बने हैं ओली। ये याद रखिएगा, वन लाइनर तथ्य है, कभी आपसे पूछ ले। अभ्यास सूर्य किरण, ये अभ्यास सूर्य किरण जो है ये थल सेना का अभ्यास है, ठीक है। ये थल सेना का अभ्यास है और इसकी शुरुआत 2011 से हुई है। भारत और नेपाल के बीच जो है वो ये इसकी शुरुआत 2011 से हुई है, और भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। 16वां संस्करण जो था वो नेपाल में आयोजित किया गया था, जबकि 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास का मकसद यही है कि भारत और नेपाल के बीच के रक्षा संबंधों को, रक्षा सहयोग को बढ़ाया जा सके। भारत और मॉरिशस, अगर भारत और मॉरिशस के संबंधों के बारे में आप बात करें तो दोनों के बीच का ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक संबंध है, और ऐसे संबंधों से निश्चित तौर पर फायदा होना लाजमी है, क्योंकि मॉरिशस की अपनी जो सामाजिक आर्थिक बनावट है वो बहुत हद तक भारतीय परिवेश से मेल खाती है। इन दोनों के बीच, भारत और मॉरिशस के बीच का जो राजनयिक संबंध था वह 1948 में स्थापित हुआ। 1948 में दोनों देशों के बीच का राजनयिक संबंध, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन था, वो स्थापित हुआ, और तब से अब तक ये व्यवस्था जो है वो चल रही है ना। अगर आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको भी आपके सामने देख लेता हूं, लेकिन एक दो बातें और मैं आपको बता दूंगा। भारत मॉरिशस दोहरे कराधान परिहार समझौते में संशोधन किया गया। देखो, एक होता है दोहरा कराधान परिहार समझौता, ये क्या है? तो जैसे क्या है कि एक इकोनॉमी में आप कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, टैक्स हेवन कंट्रीज। ये टैक्स हेवन कंट्रीज क्या है? तो उसी में एक मॉरिशस है भारत के लिए।
और ये मॉरिशस में, जैसे मान लो कि कोई कंपनी मॉरिशस में स्थापित है और वो वहां से आकर भारत में निवेश करती है, तो उसको भारत में टैक्स छूट मिलेगी। यानी उसको एक ही जगह टैक्स देना है, या तो वो वहां दे या यहां दे। तो ये भारत और मॉरिशस के बीच का ये समझौता है और इसी के समझौते में कुछ संशोधन हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन पहली बार विदेशों में हुआ है, तो वो कौन जगह है? मॉरिशस है। वही लाइन यहां है कि मॉरिशस भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, भारत ने मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें भेजने की घोषणा की है। साथ ही उसने मॉरिशस को उपग्रह प्रक्षेपित करने में भी मदद की घोषणा की है। यानी 100 इलेक्ट्रिक बसें मॉरिशस को भेजेगा भारत, और साथ साथ उपग्रह भेजने के लिए यानी अंतरिक्ष में सहयोग करने की भी घोषणा भारत ने की है। अगर आप भारत में एफडीआई निवेश के बारे में बात करेंगे, तो एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 5 देशों में, एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उन शीर्ष 5 देशों में सबसे ऊपर जो है वो मॉरिशस है ना। तो ये इस बात का संकेतक है कि अब मॉरिशस भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, मॉरिशस भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से अगलेगा द्वीप पर कई सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये अगलेगा द्वीप जो है दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में स्थित है और दूरस्थ मॉरिशस द्वीप है ना। एक छोटा द्वीप है, कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर में, ये याद रखेंगे आप। भारत मालदीव संबंध आजकल ये भी चर्चा में है। मालदीव सरकार ने लक्षद्वीप की यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद युवा मंत्रालय के 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया। जैसा कि आप जानते हो कि मालदीव जो है उसका मुख्य जो आय का स्रोत है या उसके इकोनॉमी का जो मुख्य स्रोत है वो पर्यटन है। और आप देखे होंगे कि भारत के एक व्यक्ति ने जब लक्षद्वीप के समुद्र के किनारे कुर्सी लगा ली तो किस तरह से मालदीव के इस पर्यटन के क्षेत्र को बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा। तो उस खुन्नस में वहाँ के 3 उप मंत्रियों ने कुछ अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। फलतः उनको निलंबित किया गया, क्योंकि मालदीव जो है वो भारत के महत्व को समझता है। और अभी हाल ही में उनकी यात्रा भी हुई है, जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू, अभी हाल ही में वो भारत आए भी थे। भारत से 15 मार्च 2024 तक अपने सैनिक वापस बुलाने को कहा है ना। मतभेद क्या है भाई? तो मोहम्मद मुइज़ू ने औपचारिक रूप से भारत से इंडिया आउट अभियान के तहत द्वीपों से सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का अनुरोध किया है ना। यानी उन्होंने कहा कि भाई आप अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लीजिए। मालदीव ने एनएसए स्तरीय कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। भारत ये सैन्य नहीं बुलाना चाहता है, वो अनुरोध कर रहा है कि बुला लीजिए। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में इसका नहीं आना यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ था। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी सहयोग समझौते को नवीनीकृत न करने का निर्णय लिया है, और दूसरी तरफ भारत के साथ उसने समझौते को रिन्यूअल नहीं करने का निर्णय लिया और चीनी जासूसी पोत जियांग हांग होंग 3 को अपने तटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी। इससे भारत के प्रति या भारत का मालदीव के प्रति जो नज़रिया है वो निश्चित तौर पे थोड़ा प्रभावित हुआ है। मालदीव ने चीन के साथ सैन्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मालदीव ने चीन के साथ सैन्य सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। मालदीव ने गाजा में हाल की घटनाओं से बढ़ते तनाव और लोगों की नाराजगी के कारण इजरायली पासपोर्ट वाले आगंतुकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है,
अभी आजकल आप लोग देख रहे हो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का जो मुद्दा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ है, और उसी में ये मालदीव जो है वो इजरायली पासपोर्ट वाले आगंतुकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता में मालदीव वासी नामक एक राष्ट्रीय धन उगाही अभियान की भी घोषणा की है। यानी मालदीव का समर्थन फिलिस्तीन के साथ है, तो स्वाभाविक बात है कि इजराइल के जो पासपोर्टधारी लोग हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया, और एक धन उगाही कार्यक्रम भी उसने शुरू किया मालदीव वासी नामक, है ना, ताकि उस धन से फिलिस्तीन की सहायता की जा सके। हिंदी रेडियो प्रसारण, देखो एक भारत और कुवैत के बीच हिंदी रेडियो प्रसारण के उद्घाटन हुआ है, जिससे दोनों के संबंध मजबूत हुए हैं, और लगभग 1 मिलियन सदस्यों के साथ भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है ना। तो स्वाभाविक बात है इस हिंदी रेडियो प्रसारण से भारत के साथ इस 1 मिलियन लोगों को कनेक्ट होने में मदद मिलेगी। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के लिए एक सियोल स्थित भारतीय दूतावास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने गया बौद्धिज्म अनलिंचिंग द गेट नामक पुस्तक का विमोचन कीजिए। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। गया बौद्धिज्म अनलिंचिंग द गेट, है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के द्वारा इसी अवसर पर जब भारत और कोरिया के संबंधों की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी समय इस पुस्तक को लॉन्च किया गया था। दक्षिण कोरिया ने विदेशियों के लिए वर्केशन वीजा शुरू किया। ये वर्केशन वीजा जो है ये बेसिकली डिजिटल घुमंतु वीजा नीति शुरू की है, जिसका लक्ष्य है 20 मिलियन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना और $24.5 बिलियन का पर्यटन राजस्व उत्पन्न करना। ये वर्केशन वीजा का मतलब क्या है? पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ये वीजा लॉन्च किया गया है। वर्केशन वीजा विदेशी नागरिकों को कार्य अवकाश पर दक्षिण कोरिया जाने की अनुमति देता है ना। यानी इस वीजा से अगर आप लेते हो तो आप दक्षिण कोरिया में जाकर घूम फिर सकते हो। बेसिकली दक्षिण कोरिया अपने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है ना, और इसका उद्देश्य क्या है कि 2027 तक कुत्तों के मांस के लिए उनकी बिक्री, वितरण, वध और प्रजनन पर प्रतिबंध लगाना, यानी कुत्तों का संरक्षण करना, सीधा सीधा मतलब है। गुलाबी चावल, देखो दक्षिण कोरिया के सियोल में वैज्ञानिकों ने लोगों के आहार में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए एक विशेष गुलाबी चावल बनाया है। दक्षिण कोरिया में ही ये विशेष गुलाबी चावल बनाया गया है और इसका मकसद क्या है? लोगों में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। यह प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाया गया है। यह गुलाबी चावल कृषि के माध्यम से उत्पादित नहीं होता, बल्कि यह कृत्रिम रूप से इसका निर्माण हुआ है। इसमें मांस होगा और प्रोटीन होगा, लेकिन इसके लिए जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर जो पहले से ही विश्व में सबसे कम है, एक बार फिर गिर गई है। विश्व में सबसे कम प्रजनन दर है दक्षिण कोरिया की और अभी भी उसमें सुधार नहीं हुआ है। पिछले वर्ष यानी 2023 की तुलना में 8% की और गिरावट आई है। ये स्तर किसी देश की जनसंख्या को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए आवश्यक 2.1 बच्चों से काफ़ी कम है। यानी अगर किसी देश की जनसंख्या को वर्तमान स्तर पर ही बनाए रखना है तो 2.1 बच्चा जो है वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उस आंकड़े से भी ये आंकड़ा बहुत नीचे है। इस कारण ये चिंता का थोड़ा विषय है दक्षिण कोरिया के लिए। भारत ब्रिटेन 2+2 संबंध, मैंने शुरू में ही अभी उधर ब्राजील वाला जब किए थे हम लोग तो बात किए थे कि किस प्रकार इन भारत और अन्य देशों के साथ 2+2 वार्ता होता है। तो उस 2+2 वार्ता करने वाले देशों की श्रृंखला में एक ब्रिटेन भी है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है।
भारत यूके रोड मैप 2030 जो है, भारत यूके संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत बढ़ाना। मैंने कहा ही था कि ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद, इन सब मुद्दों पे ही मूल ये 2+2 का वार्ता जो है वो आयोजित होता है। और यहाँ वही चीज़ रिपीट है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील आदि के साथ ये 2+2 का संवाद होता है। सर कीम स्टारमर जो हैं वो जुलाई 2024 में ऋषि सुनक को हराकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा कि जो ये कीम स्टारमर हैं ये लिबरल पार्टी के हैं। कभी कभी पार्टी भी आपके एग्जाम में पूछ देता है। ये लिबरल पार्टी को लेबर पार्टी भी कहा जाता है ना। ऋषि सुनक जो थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस बार निश्चित तौर पे पूछ सकता है। और अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप भी बने हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा। नाम इतना श्योर रखो, नाम नहीं पूछेगा, हाँ पार्टी का नाम जरूर पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उसको भी आप लोग देख लीजिए। पाकिस्तान में उच्च उपज वाली पूसा बासमती किस्मों की अवैध खेती। वैज्ञानिकों ने आपत्ति जताई है और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उसने भारत की उच्च उपज देने वाली पूसा बासमती किस्मों को आधिकारिक रूप से पंजीकृत कर लिया है और पाकिस्तान अवैध रूप से उनकी खेती कर रहा है। ये भारत की महत्वपूर्ण किस्म है और इसको एक तरह से वो चोरी कर लिया है ना। खैर इसमें वो आगे रहता है। भारत विश्व में बासमती चावल का अग्रणी निर्यातक है ना। भारत बहुत भारी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात करता है और IARI द्वारा विकसित विभिन्न किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1121, PB 1509, PB 1847, PB 1885 और PB 1886। एक बात याद रखिएगा, ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब देकर और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस फसल की किस्में हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये सब जो है चावल की किस्में हैं, है ना। पूसा बासमती 1121, PB 1509, PB 1847, PB 1885, PB 1886, ये सारी चीजें हैं। चाबहार बंदरगाह। हाल ही में भारत ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। चाबहार भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये रणनीतिक दृष्टिकोण से ये काफी महत्वपूर्ण है चाबहार, और भारत ने 10 साल के लिए अनुबंध किया है उसके संचालन को लेकर। भारत एक बहुत रणनीतिक निर्णय लिया है ये लेकर, और इससे तमाम एशिया के क्षेत्रों पर और यूरोप में भी उसके प्रभाव को स्थापना करने में मदद मिल पाएगी। वैश्विक भलाई, लैंगिक समानता और समानता के लिए गठबंधन। भारत ने स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में वैश्विक भलाई, लैंगिक समानता और समानता के लिए एक नए गठबंधन की घोषणा की है। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को एक साथ लाना, विश्व में जितनी अच्छी अच्छी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसको एक साथ लाना, ज्ञान साझाकरण, एक दूसरे के साथ ज्ञान को साझा करना, एक दूसरे के नवाचार को साझा करना, बढ़ावा देना, महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यम जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इस गठबंधन का, जो वैश्विक भलाई, लैंगिक समानता के लिए गठबंधन है, G20 के नेताओं के घोषणा पत्र और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता से उभरा। भारत वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर हमेशा से चिंतित रहा है, और भारत का इसी कमिटमेंट का नतीजा है कि G20 के नेताओं ने भी इस पर अपनी सहमति भरी और अब जाकर इस तरह का गठबंधन तैयार हुआ है।
एक नेटवर्क पार्टनर होगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नेटवर्क पार्टनर होगा और इन्वेस्ट इंडिया एक संस्थागत पार्टनर होगा। यानी ये जो गठबंधन बना है इसका नेटवर्क पार्टनर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, विश्व आर्थिक मंच है, और इसका संस्थागत पार्टनर इन्वेस्ट इंडिया नामक संस्था है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में जर्मन इंजीनियर क्लाउस श्वाब ने किया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये याद रखेंगे आप। यह प्रमुख कुछ रिपोर्ट जारी करता है, यह भी इंपॉर्टेंट रहता है ना। वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ये 3 तरह के रिपोर्ट जो हैं वो इसके द्वारा जारी किए जाते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति मंच, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार नीति मंच की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। इसके कुछ मुख्य परिणाम क्या हुए हैं, तो गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए एक संयुक्त सुविधा तंत्र की स्थापना करना, सामाजिक सुरक्षा समग्रीकरण समझौते पर चर्चा को स्वीकार किया गया, जो अमेरिका में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, इसलिए ये आप एक बार देख लेना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये एग्जाम में पूछेगा नहीं। सैन्य अभ्यास, ये तो ही जरूरी है। भारत और यूएसए के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प मार्च 2024 में भारत के काकीनाड़ में आयोजित किया गया, ये याद रखिएगा। ये सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रैम्प तो किसके किसके बीच है, भारत और यूएसए के बीच है। ठीक है, कहां हुआ है, काकीनाड़ में। बहुराष्ट्रीय युद्ध खेल, भारतीय सेनाएं अमेरिका द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्ध खेलों में शामिल हुई। अलास्का में भारतीय वायुसेना हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास रेड फ्लैग में भाग लिया तथा हवाई में भारतीय नौसेना नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक में भाग लिया। तो ये रेड फ्लैग और रिम्पैक ये आप याद रखेंगे, ये अगर पूछना होगा तो यही सवाल पूछेगा। भारत बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को आईपी संरक्षण के लिए, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के संरक्षण के लिए, बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए प्राथमिकता वाली निगरानी सूची में रखा है। और न्यूयॉर्क के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है ना। न्यूयॉर्क के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस एल्गोरिदम के जरिए यूजर्स को उनके पसंदीदा पोस्ट और वीडियो के आधार पर ज़्यादा कंटेंट मिलता था। यानी जैसे आप सोशल मीडिया पे कोई एक चीज़ देख लेते हो, बार बार उसी का पोस्ट अपने आप आपके लिए उससे सिमिलर कोई ना कोई पोस्ट आते जाते रहता है, तो जिससे वे ज़्यादा समय तक ऐप पर टिके रह सकते थे। लेकिन अब कंपनियों की मर्जी के मुताबिक ऐसा नहीं होगा, है ना। यानी कंपनियां लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा देर तक रुकने के लिए विवश करती थी उसके उस एल्गोरिदम को देखकर। वो एल्गोरिदम में अगर आप बिजनेस से संबंधित चीज़ें देख लिए, थोड़े देर पर रुक गए, उसके बाद देखिए वही चीज़ आपके पास आता रहता था। तो इसको रोकने के लिए ये किया गया है। यूएई भारत ने सीएपीए परिषद का उद्घाटन किया है। जो सीएपीए वही व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जिसको कहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई और भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीएपीए का शुभारंभ किया है। सीएपीए स्टार्टअप, महिला उद्यमी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और सेवा क्षेत्रों पर जोर देता है। ठीक है, स्टार्टअप, महिला उद्यमी और एमएसएमई, ठीक है, इसको मजबूत करने पर यह जोर देता है। भारत यूएई सीएपीए 2022 में लागू हुआ। यह पिछले दशक में भारत द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित पहला पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता है ना। भारत यूएई
CAPA जो है वो 2022 में लागू हुआ और पिछले दशक में भारत द्वारा किसी भी देश के साथ हस्ताक्षरित यह पहला मुक्त व्यापार समझौता है। भारत और UAE ने UPI, वही यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, और UAE ANI के आपस में जोड़ने के समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। यानी UPI जो इंटरफेस है वो भारत का है और ANI जो है ये UAE का है, ठीक है। तो AANI ये इसको आपस में इंटरकनेक्ट करने की बात पर हुई है। दोनों देशों ने रुपे और जैवान, ये UAE का है, को जोड़ने के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। NRI भारतीय पर्यटक अब संयुक्त अरब अमीरात में QR कोड आधारित UPI भुगतान कर सकते हैं। यानी वहां भी अब UPI के माध्यम से QR कोड स्कैन करके और भुगतान किया जा सकता है, ये दोनों के एक दूसरे में इंटरलिंक हो जाने के कारण। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में, दिरहम जो वहां का मुद्रा है और भारत का रुपए है, में द्विपक्षीय व्यापार करने के लिए अग्रणी स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो गई है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की गई। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिकों के लिए प्राकृतिक मृत्यु के लिए कवरेज सहित बीमा योजना जो है वो शुरू की गई है। यह क्रांतिकारी जीवन सुरक्षा योजना देश में शुरू की गई, जो विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों, विशेषकर ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए तैयार किया गया है। यानी जो वहां मजदूर काम कर रहे हैं उन लोगों को इस तरह का बीमा उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनको अगर उनकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो उससे लिए उसके कवरेज मिल सके, उससे उनको लाभ मिल सके। ऑपरेशन मर्ग बार समाचार अर्थात विद्रोहियों की मौत। मर्ग बार समाचार यानी विद्रोहियों की मौत। पाकिस्तानी सेना ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में जवाबी हमले किए, जिसका कोड रखा गया था मर्ग बार समाचार। स्थानीय बलूच भाषा में समाचार का अर्थ लड़ाकू होता है और इसका प्रयोग सीमा पार क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र समूहों द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिकली पाकिस्तानी सेना ने इसको कोड रखा था, जो उसने जवाबी हमले किए थे। और समाचार का अर्थ क्या है? तो लड़ाकू है, ये ध्यान रखिएगा बस। भारत और रूस ने कुंडनकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र आपके बारे में आप जानते हो, बहुत पहले से वो तमिलनाडु के क्षेत्रों में काम कर रहा है। उसी क्रम में है कि डॉक्टर एस जयशंकर की रूस की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और रूस ने अगले 4 वर्षों यानी 28 तक के लिए परामर्श पर एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें भावी विद्युत आपूर्ति के लिए कुंडनकुलम संयंत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया रूस यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी को रूस का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया गया है। यह याद रखिएगा, पीछे पढ़े होंगे भूटान ने भी ऐसा ही कुछ पुरस्कार, अपना सर्वोच्च पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया है, तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल प्रदान किया है और दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यानी भारत और रूस के बीच का व्यापार जो है वो $100 बिलियन पहुंच जाए, ये लक्ष्य है इन दो देशों का। यह 22वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन था। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार वहां के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो जीत गए हैं। मॉस्को का क्रोकस सिटी हॉल, इस पर आतंकवादी हमला हुआ है और इस्लामिक स्टेट खुरासान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बड़े इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह का एक सहयोगी है ये खुरासान, है ना, जो 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में उभरा था। यानी 2014 में ही इस खुरासान का उभार हुआ है।
हाइपरसोनिक मिसाइल। रूसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि 3M22 जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध में किया गया था। हाइपरसोनिक मिसाइल मैक 5 या उससे अधिक गति से या ध्वनि की गति से कम 5 गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, नाम ही देख रहे हो हाइपरसोनिक। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे उनका पता लगाना कठिन हो जाता है ना, यानी रडार से भी सुरक्षित है। ज़पोरिज्जिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त। ड्रोन हमले के बाद रूसी नियंत्रित वाला ज़पोरिज्जिया परमाणु रिएक्टर क्षतिग्रस्त हो गया और इसी के कारण एक बार फिर से पूरे विश्व में परमाणु सुरक्षा पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र ज़पोरिज्जिया दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में नीपर नदी के तट पर स्थित है। हालांकि वह नियंत्रण उस पर रूस का था। ये नीपर नदी जो है दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में वहीं पे है। ये वर्तमान में रूसी सेना के नियंत्रण में है ये क्षेत्र। चीन रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया। चीन भारत को पीछे छोड़ते हुए रूसी समुद्री कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। मार्च में 7% मासिक वृद्धि के बावजूद भारत का आयात चीन से कम रहा। भारत ने 7% ज्यादा आयात किया है, इसके बावजूद चीन ने ज्यादा आयात किया और वह चीन भारत से ज्यादा आयात करने वाला देश बन गया, जो रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा है। विदेशी छात्रों पर अंकुश। कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा की संख्या को 2 वर्ष तक सीमित कर दिया है। पंजाब के छात्रों के लिए कनाडा एक पसंदीदा स्थान है। कनाडा तिब्बत के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है और अभी हाल ही में देखो कनाडा के साथ हमारे संबंध जो है वो खराब हो गए हैं। अभी रणनीतिक संबंध भी हमारे विच्छेद हो गए हैं। वहाँ से सारे जो दूतावास के लोग थे उनको वापस बुला लिया गया है और भारत से भी जो भारत में जो कनाडा के लोग थे उनको यहाँ से वापस भेज दिया गया है। तो अभी दोनों के रणनीतिक संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। कनाडा की संसद ने तिब्बत के स्वयं निर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। निश्चित तौर पे ये एक जो उसने काम किया है, इससे जो चीन के साथ भी उसका संबंध होगा वो निश्चित तौर पे खराब होगा। सांसद एलेक्सिस ब्रुनेलेई इसेप द्वारा लाए प्रस्ताव को सांसदों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया। तिब्बत पर चीन का नियंत्रण 1950 के दशक से है, जब चीनी सैनिकों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया था। 1951 के 17 सूत्री समझौते ने तिब्बत के चीन में एकीकरण को औपचारिक रूप दिया है। मॉस्क्विरिक्स, ये कैमरून नियमित रूप से मॉस्क्विरिक्स देने वाला पहला देश बन गया है। कैमरून नियमित रूप से मॉस्क्विरिक्स देने वाला पहला देश बन गया है। ये मॉस्क्विरिक्स है क्या? तो बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम है ना। कैमरून जो है वो पहला देश बना है जो ये मॉस्क्विरिक्स दे रहा है अपने यहाँ के बच्चों को, और ये पहला मलेरिया वैक्सीन है। मॉस्क्विरिक्स को RTS-AS01 के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम परजीवी और हेपेटाइटिस बी वायरस के प्रोटीन से बना है और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित टीका है और इसलिए वह पूरे विश्व के अन्य देशों में भी चलेगा। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि ये किस बीमारी का टीका है या ये क्या है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। याउंडे घोषणा। 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने की प्रतिबद्धता जताई है, ठीक है। और कैमरून की राजधानी याउंडे में अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को रोकने का संकल्प लिया और वहीं से ये टीकाकरण की शुरुआत भी हुई है। लॉन्ग मार्च 11 वाहक रॉकेट। चीन ने लॉन्ग मार्च जो सेकंड है, ये इसको सेकंड कर लीजिएगा, वाहक रॉकेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, ठीक है।
इसका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगों के लिए किया जाएगा। सेंझेऊ 18 मिशन, ये सेंझेऊ 18 अंतरिक्ष यान, जिसे दिव्य पोत कहा जाता है, ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन भेजा, जिसका ध्यान वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष स्टेशनों के रखरखाव पर केंद्रित करना है। फ्रैंकोफोन राष्ट्र, नाइजर ने अंतर्राष्ट्रीय फ्रैंकोफोन राष्ट्र संगठन के साथ सभी प्रकार का सहयोग निलंबित कर दिया है। जो OIF राष्ट्र हैं, इस OIF राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया है नाइजर ने। फ्रैंकोफोन देश हैं कौन? तो वे देश जो फ्रेंच को आधिकारिक भाषा घोषित करते हैं या जिनके लोग मुख्य रूप से फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, फ्रैंकोफोन देश कौन से देश हैं? तो वे देश हैं जो अपने आधिकारिक भाषा फ्रेंच घोषित किए हैं या वहां के अधिकतर लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो नाइजर ने इन संगठनों के साथ अपने सहयोग निलंबित कर दिए हैं। ये जो फ्रैंकोफोन की स्थापना 2005 में हुई थी, OIF जिसको कहते हैं, और वर्तमान में इसमें 88 सदस्य हैं। लुइस मुसुकीवाबो OIF के महासचिव हैं, ये याद रखिएगा। कब हुई थी, कितने देश हैं, ये जरूरी है। फ्रांस ने 19वें OIF शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। सबसे पुराना प्रांतीय किला, पुरातत्वविदों ने साइबेरिया में विश्व का सबसे पुराना अज्ञात किला खोजा है और अमान्या नामक यह किलाबंद बस्ती अमन्या नदी के किनारे स्थित है। यहां से एकत्रित नमूनों की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि किले का निर्माण लगभग 8000 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, साहेल राज्यों ने इकोवास ब्लॉक छोड़ दिया है। बुर्किना फासो, माली और नाइजर पर शासन कर रहे सैन्य शासन ने पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से तत्काल हटने की घोषणा की है। कौन कौन है? बुर्किना फासो, माली और नाइजर। नाइजर ने अभी फ्रैंकोफोन से भी अपने संबंध तोड़े हैं और इससे भी अलग होने का निर्णय लिया है। यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन, यूरोपीय संघ ने बंदरगाहों पर आपराधिक समूहों द्वारा नशीली दवाओं की तस्करी और घुसपैठ से निपटने के तरीकों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बेल्जियम के एंटवर्प बंदरगाह पर यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तो यूरोपीय संघ ने। किस लिए किया है? तो नशीली दवाओं की तस्करी और घुसपैठ से निपटने के तरीके के लिए इस यूरोपीय बंदरगाह गठबंधन का उद्घाटन किया गया है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति घोषित किया गया है। ये वन लाइनर है, आप याद कर लीजिएगा। कामिकेज ड्रोन, ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने रूस के लैंसेट ड्रोन जैसा दिखने वाला एक नया कामिकेज ड्रोन विकसित किया है। किसने विकसित किया है? बस इतना याद रखिए, ये कामिकेज ड्रोन को किसने विकसित किया है? तो ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, है ना, उसी ने किया है। IRGC, ठीक है। इमेजिंग उपग्रह का सफल प्रक्षेपण, ईरान ने इमेजिंग उपग्रह नूर 3 को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। अपने पूर्ववर्ती नूर 2 को 2022 में लॉन्च किया था वो, और इस बार नूर 3 को लॉन्च किया गया है और ये इमेजिंग उपग्रह है। ईरान ने वीजा भारत सहित 33 देशों के लिए वीजा आवश्यकताओं को माफ कर दिया है और इस सूची में भारत के अलावा रूस, सऊदी अरब, कतर, जापान और UAE भी शामिल हैं। और इस निर्णय का उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को बढ़ाना और दुनिया भर के देशों के से आगंतुकों को आकर्षित करना। उत्तर कोरिया ने पश्चिमी कोरिया सागर में एक नई विमान रोधी मिसाइल
प्योलजी 1-2 और एक अति विशाल सामरिक क्रूज मिसाइल ह्वासल 1 रा-3 का परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने, है ना। सी डोम, इजराइल ने सी डोम रक्षा प्रणाली तैनात की है जो आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली का नौसैनिक संस्करण है ना। आयरन डोम ये क्या है, तो ये वायु रक्षा प्रणाली है। इसी के जैसा नौसैनिक रक्षा प्रणाली सी डोम है जो इजराइल ने तैनात किया है और इसका उपयोग उन्नत बैलिस्टिक हवाई और सतह से सतह पर मार करने वाले खतरों से बचाव के लिए किया जाता है। आयरन डोम एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो तैनात और युद्ध अभ्यासरत बलों की रक्षा कर सकती है ना। तो वैसे ही ये सी डोम भी है। ऑपरेशन आयरन शील्ड, ईरान द्वारा प्रक्षेपित ड्रोन और मिसाइलों को इजराइल द्वारा सफलतापूर्वक रोके जाने को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन आयरन शील्ड नाम दिया गया है। क्या है, तो ईरान ने प्रक्षेपित किया था ड्रोन और मिसाइल, उसको इजराइल ने सफलतापूर्वक रोक लिया। तो ईरान द्वारा प्रक्षेपित मिसाइल और ड्रोन को जब इजराइल के द्वारा रोका गया, इसी को आयरन शील्ड नाम दिया गया, है ना। ये आयरन डोम के बारे में ही लिखा है, जो पीछे आपने आयरन डोम को देखा है उसी के बारे में ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे।